अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, ये पेज नंबर 9 तक। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1.1 आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। हमने मुख्तलिफ इसमें भी केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना है। इस तरह फोटोसिंथेसिस and produce glucose and oxygen from the carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight। ये हम किस में डील करते हैं? तो ये हम बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं, क्योंकि इसमें बायोकेमिस्ट्री में ये आ जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है, यानी प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। तो हमने कहा था कोई भी ऐसे जो प्रोसेस होते हैं जो कि इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री में हम डील करते हैं। उसके बाद अगली है प्लांटेशन हेल्प्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यानी एनवायरमेंटल को जितनी भी चीज़ डील करती है वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्योंकि एनवायरमेंटल के अंदर हो रहे होते हैं, एनवायरमेंट के अंदर, तो ये ग्रीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। उसके बाद हैबर प्रोसेस कन्वर्ट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, क्योंकि इसमें अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है एक हैबर खास मेथड के जरिए से, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डील किया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर एंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब इसकी बात हो रही है इसकी प्रॉपर्टीज की, और ये है भी कार्बन नहीं, तो जो कार्बन ना और उसकी प्रॉपर्टीज भी डील की जा सकते हैं, तो ये इसको हम डील करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद पांचवा पॉइंट है केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल ऑफ ग्लूकोज। यानी अब इसकी परसेंटेज प्योरिटी की बात हो रही है, तो इसका मतलब है इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी हम ये देख रहे हैं कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल, यानी कितनी कितनी मिकदार में इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, क्या चीज़ मौजूद है और कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है। ये सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ गई। उसके बाद छठा पॉइंट है एन एनालिस्ट डिटरमिन्स दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब बात तो इसने अब ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्रिएट कर दिया, इधर इसने एनालिस्ट लिख दी है और आगे क्या कह रहा है कि डिटरमिन्स दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ताकि ऐसे एनालिस्ट से लोग समझे कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेकिन ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो हम ये देखते हैं कि कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, क्या चीज़ है मौजूद है और कितनी कितनी मिकदार में। लेकिन इधर आगे दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन की तो बात कर नहीं रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि ये करती क्या एनवायरमेंटल में इसका क्या रोल होता है। तो ये एसिड रेन की रिस्पॉन्सिबल है, तो एसिड रेन एनवायरमेंट में ही हो रही है, तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी ओजोन लेयर एनवायरमेंट में बन जाते हैं, तो ये भी साफ पता जा रहा है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। आगे अल्फा पार्टिकल्स व्हेन बॉम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ प्रोटॉन इज इमिटेड, तो जब हमने कहा था कि अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कोई रेज इमिशन की बात होगी, तो ये सारी की सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो आगे आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1, ये आप लोग खुद सॉल्व करें। उसके बाद आ जाती है बेसिक डेफिनेशन, ये हम डिस्कस करते हैं। सम्स ऑफ द एलिमेंट्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मैटर आर्गुमेंट। एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं, मिक्सचर्स आ जाते हैं, इनकी हम बात करते हैं। एलिमेंट एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मैटर इज कॉल्ड एंड हैज मास इज कॉल्ड द मैटर, यानी कोई भी ऐसी चीज जिस कोई जगह घेरे और उसका कोई वजन, उसे हम मैटर कहते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और वैसे भी इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन वगैरह आ सकती हैं। एनी मैटर दैट हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफर फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर काइंड ऑफ द मैटर इज कॉल्ड द सब्सटेंस। अब पहले हमने बात की बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल मैटर की, अब हम जब दो मैटर को आपस में सेपरेट करते हैं और आपस में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि इस मैटर की और इस मैटर की है, तो उसे सब्सटेंस कहा जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन भी होगी। अब फॉर इंस्टेंट जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है कि ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज वगैरह कॉमन सॉल्ट, ये मुख्तलिफ ये क्या है सब्सटेंस हैं। ऑक्सीजन एक है, इसमें ऑक्सीजन आइटम आ जाता है ऑक्सीजन, या O2 आ जाते हैं O2 ऑक्सीजन। उसके बाद वाटर में H2O आ जाते हैं, दो चीजें हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 आ जाते हैं, सारे के सारे सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ऐसा कोई भी चीज जो कि अपने से छोटी में और कन्वर्ट ना हो सके उसे एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट यानी बिल्कुल स्मॉल होता है, जैसे कहा जाता है जैसे में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, जितने भी यानी एक सेपरेट एलिमेंट है जिसका पीरियोडिक टेबल में आपने करना है। तो उसके बाद आ जाते हैं हुज ऑल एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट कोई भी ऐसा होता है नाउ डिफाइंड एज कोई भी सब्सटेंस हुज ऑल एटम, जिनके सारे एटम जो होते हैं हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। उसके बाद कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट है बिल्कुल सब्सटेंस जिसका पीरियोडिक टेबल में हर एक जो यूज है, यानी हाइड्रोजन लेदा, कार्बन लेदा, ऑक्सीजन लेदा। अब कंपाउंड की बात हो रही है, तो कंपाउंड ये होता है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में बॉन्ड बना लें, आपस में इकट्ठे हो जाएं, तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। जितना आप एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये आपस में इकट्ठे हो जाएं, जैसे जिसमें वाटर में जिस तरह इकट्ठे होते हैं H2O बन जाते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड में दो चीज़ें आ जाती हैं, कार्बन आ जाती है और दो ऑक्सीजन आ जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड बन गए। जो इसी तरह सोडियम क्लोराइड Na होता है, Cl होता है, ये आपस में इकट्ठे हो जाए तो NaCl बन जाते हैं, ये भी एक कंपाउंड है। आगे तीसरा बात आ जाती है मिक्सचर की। तो एनी इम्प्योर सब्सटेंस, कोई भी ऐसा इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स द टू और मोर सब्सटेंसेस दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द मिक्सचर। मिक्सचर ये होता है कि कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस होता है, यानी जिसके जो प्योर ना हो, बिल्कुल प्योर ना, दैट कंटेन्स द टू और मोर सब्सटेंस, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आ जाते हैं, उससे फिर मिक्सचर कहा जाता है। जिस तरह इसने दो एग्जाम्पलें दी हुई हैं, वाटर और सैंड की दी हुई है, एंड द मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड टू मोर सब्सटेंस बाय द फिजिकल मेथड के जरिए से मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, यानी उससे सेपरेशन उसकी की जा सकती है। जैसे कि हम अगर कहें कि मिक्सचर, यानी एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर आर एयर, एयर भी एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है हवा में। तो हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरीके से जिस तरह के गांव वाले लोग कह रहे होते हैं कि रात को 12 बजे हुए और दिन के 12 बजे चरपाइयों पर नहीं बैठना है, उधर जिन होते हैं। लेकिन वो बात बात ये भी हो रहा होता है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो वो इसलिए सांस में कमी होने लग पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि जारी बात है दरख्त अब्जॉर्ब करने लग पड़ होते हैं। और नो डाउट जिन होते हैं, जारी बात है जिनकी एग्जिस्टेंस है, जारी बात है, हमारा तो इस पर ईमान भी है कि जिन मौजूद होते हैं। लेकिन ये भी एक वजह ये भी होती है कि उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन प्लांट अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, तो सांस में कमी होने लग पड़ती है। लोग कह रहे होते हैं कि जिन इसी दरख्त में मौजूद है। तो अच्छा, बार फॉर एग्जांपल द सैंड एंड साल्ट ऑयल फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अब दूसरी एग्जांपल है ये कि सैंड और साल्ट की जो उसने एग्जांपल दिया, मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ द टू और मोर विजिबल डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये होता है, यानी दो जो ऐसे मिक्सचर हो जिसमें दो अलग अलग चीज़ें और वाज़ेह वो नज़र भी आ रही हों, अलग अलग मौजूद हों। और होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है कि यानी दो कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपस में जब डिजॉल्व होंगी तो वो एक ही शक्ल इख्तियार कर लेगी। जिस तरह हम चीनी पानी में जाते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जब चीनी और फर्ज करो हम मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, जिसमें सिर्फ एक फेज आ जाता है, यानी चीनी या नमक हम जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो पूरी की पूरी डिजॉल्व हो जाती है। तो दो चीज़ें, वाटर भी है और उसमें नमक भी है, लेकिन वो दोनों जब डिजॉल्व हो जाती हैं तो एक ही फेज इख्तियार कर लेती हैं। शुगर एंड साल्ट डिजॉल्विंग वाटर। तो ये आपको फिजिकल होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की भी समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि अब इन्होंने साथ साइंस स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि गार्लिक के बारे में कि बैड ब्रीथ, जो सांस इसके डकार तो आते हैं, बहुत बुरे आते हैं, इसलिए हमें मन भी किया गया। सारी बातें थूम खा के मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साथ नमाजियों को परेशानी होती है थूम और प्याज खा के, क्योंकि स्मेल इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन ये भी जो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं गार्लिक के, थूम के। ऐसे बीमारियां दूर होती हैं, सांस की बीमारियां दूर होती हैं, हार्ट की बीमारियां दूर होती हैं। इसके 200 कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इंसान के लिए बेनिफिशियल होते हैं, मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा मफूद होता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर, मैस नंबर की बात आ जाती है। एटॉमिक नंबर ये होता है कि जो भी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन कितने हैं, यानी आपने देखा होगा कि यानी जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है, कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। आप पीरियाडिक टेबल खोलें चैप्टर नंबर 3 में, तो उसमें पीरियाडिक टेबल सामने आ रहा होता है, यानी जो पहला एटम होता है वो हाइड्रोजन ही होता है, तो इस हिसाब से शुरू होते हैं। उससे फिर आगे पीरियड वाइज नंबर शुरू हो जाते हैं। पीरियड ये होता है जिसमें रो में यानी जो चार हो, तो कॉलम वो होता है जो ग्रुप में चार होते हैं, इस तरह। तो पीरियड में जो चार होते हैं वो एक करके एक एटॉमिक नंबर उनका बढ़ता जाता है। तो 8 ग्रुप होते हैं, तो जारी बात है इससे पहले यानी ग्रुप में सिर्फ दो ही होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरी साइड पे फिर कोने पे आर होता है। ये आप अगर पीरियाडिक टेबल खोलें चैप्टर नंबर 3 में, तो आप देखेंगे कि पहले जो पीरियड है, पहला पीरियड, उसमें सिर्फ दो ही होते हैं, एक हाइड्रोजन होती है और एक हीलियम होती है। और बाकी जो पहला ग्रुप है उसमें ऊपर से नीचे जब आए तो हाइड्रोजन आ जाता है, लिथियम आ जाता है, सोडियम पोटाशियम तो आ जाता है इस तरह। तो यानी ये इसका अब हाइड्रोजन का पीरियाडिक नंबर 3 खोलें आप लोग पेज नंबर 49 पे इसके, तो पीरियाडिक टेबल आपके सामने आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे यानी जो इसी तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़े, यानी पीरियड वाइज बढ़े। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का पहला है, फिर हीलियम का दूसरा एटॉमिक नंबर है, तो लिथियम का तीसरा है, बेरिलियम का, फिर इस तरह, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह चलते जाएंगे फिर आगे।
अब दोबारा वापस आ जाए अपने पेज नंबर 11 पर। हम एटॉमिक नंबर मैथ नंबर डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक नंबर ये होता है कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स कितने हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, क्योंकि एटम के किसी न्यूक्लियस के जो एटम के दो हिस्से होते हैं, बात है, एक न्यूक्लियस होते हैं और एक ऑर्बिटल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जितने भी प्रोटॉन का नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो हाँ, न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन नंबर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो फिर उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल जो एटम होता है पूरे का पूरा न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो बार प्रोटॉन जितने भी होंगे आपने ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। देयर इज ओनली वन प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर सिर्फ, इसका मतलब है 1 है। इसी तरीके से हीलियम है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। तो उसके और वैसे अमूमन ये होता है कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो हैं ही उतने ना, बिल्कुल कन्फर्म उतने ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है बाज़ का न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उतने ही होते हैं। जिस तरह प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन भी उसके 2 ही होंगे। लेकिन बाज़ का कुछ के आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स में ये होता है कि अगर फर्ज करें कार्बन के आइसोटोप की बात करते हैं, तो अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हम कहते हैं कि ये कार्बन है। तो उसका जो मैस नंबर होता है वो ये होता है कि यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड कर लें जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करें तो वो उसका मैस नंबर बन जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके आइसोटोप्स की। जब मैं बता रहा था तो कार्बन के, इससे हम कहते हैं कार्बन 12, यानी 6 ही प्रोटॉन है 6 ही न्यूट्रॉन है, ऐड करें तो मैस नंबर इसका 12 आ जाता है। तो इसी तरीके से फिर अब कार्बन का जब 13 होता है उसे आइसोटोप कहते हैं, यानी प्रोटॉन नंबर तो उसका वही होता है 6 ही होता है, लेकिन उसका न्यूट्रॉन नंबर एक बढ़ जाता है, यानी 7 हो जाता है। तो 6 + 7 = 13 बन जाते हैं। तो ये उसका आइसोटोप्स होते हैं। यानी अगर हमने इसलिए आप ये फार्मूला याद रखें, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर = मैस नंबर। अब इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी पड़ जाए, यानी मैस नंबर = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हमने, आपको मैथ तो पढ़ी होगी, आपने कोई भी जब इस फार्मूले के जरिए से हम अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा तो 2 हमें गिवन होंगे, उनकी जगह 2 हम पुट करेंगे तो तीसरा निकाल लेंगे, हमें 2 बस गिवन होना चाहिए। बाद का सवाल वो ये पूछ लेता है कि प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर, वो इस तरह करता है कि मैस नंबर पूछ लेता है। अब तो मैस नंबर का फार्मूला ये है कि मैस नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और बाद वो इस तरह करता है कि अब हमें इनमें से कम 2 चीज़ें तो गिवन होनी चाहिए। जब अगर हमने वो कहता है कि मैस नंबर निकालो तो हमें इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाजमी पता होना। लेकिन बाद वो इस तरह करता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो दे देता है, यानी वो कहता है कि 6 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बता देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके 6 हैं। तो हम कहते हैं कि इसने तो एक चीज़ दी हुई है, तो फिर हमें साइड वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं किसी भी एटम के अंदर तो उतने ही, सारी बात है, प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। तो हम फिर उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं, फिर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास मैस नंबर आ जाते हैं। फिर आगे उसने दी हुई है एग्जाम्पल 1.2, उसमें उसने कहा इसी तरीके से निकाल लो। तो ये आप आसान है, आप निकाल लेंगे जिसने मैंने आपको बताया।